हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिसंबर 2019 का ज्योग्राफी का। यहाँ पे हम लोग पेपर का सॉल्व देख रहे थे। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि 1 से लेके 25 प्रश्न, और इसमें जो भी सॉल्व हमने देखा वो पूरा डिटेल तरीके से हम लोगों ने देखा था यहाँ पे। और साथ ही साथ जितना भी जैसे एक प्रश्न से रिलेटेड मान लीजिए ये हमने डिस्कस किया, तो इस पर जो भी संभावित है, क्योंकि आगामी जो भी प्रश्न बनते हैं वो आप देखिए कि उसी टॉपिक से यदि प्रश्न एक तो यहाँ से आपको निश्चित तौर पे इस पूरे पेपर से यानी दिसंबर 2019 के पूरे पेपर से आपको मान के चलिएगा 1 से 2 प्रश्न आपको जून 2020 का जो एग्ज़ाम आगामी होने वाला है वहाँ पे 100% आपको मिलना है। ठीक, और साथ ही साथ आप जून वाला भी यहाँ पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में हमने बना रखा है जून 2019 का, और ये दिसंबर का हम सॉल्व करा रहे हैं। तो 25 प्रश्नों में आपने देख लिया था। 26वां प्रश्न देखते हैं। और यदि आप चैनल पे नए व्यूअर हैं, पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे जो 50 प्रश्न हैं उसका नोटिफिकेशन आपको अपने आप मिल जाएगा यहाँ पे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 26वां जो है इस वीडियो का। सुदूर संवेदन में प्रयुक्त निम्नलिखित विद्युतीय चुंबकीय किरणों यानी EMR में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। अब देखिए रिमोट सेंसिंग की बात कर रहा है कि रिमोट सेंसिंग में जो चुंबकीय तरंगें यूज होती हैं उनमें किन तरंगों का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है। यदि इसको आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर पे चले जाइएगा। प्रीवियस ईयर में 2010 2007 के आसपास के जो भी यहाँ से यहाँ तक के जो भी प्रश्न हैं, लगभग आपको 2 से 3 से 4 बार आपको इस टाइप के प्रश्न आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसलिए आप देखेंगे कि जब डिटेल्ड हम लोग सॉल्व करते हैं, कोई भी पेपर हो, ज्योग्राफी का है, तो यहाँ से आपको मान के चलिएगा असिस्टेंट प्रोफेसर जो होने वाला है आगामी उसकी वैकेंसी आने वाली है, और PGT की भी इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये पूरा नेट का पेपर है। तो इसमें ऑप्शन है कि हरा, लाल, नीला और इंफ्रारेड, और पूछ क्या रहा है कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी है। तो जो बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य में विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, EMR होता है, वो क्या होता है उसका स्पेक्ट्रम, चलिए हम आपको बता देते हैं, उसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। चुंबकीय स्पेक्ट्रम ध्यान रखिएगा, पहले हम लोग चुंबकीय देखेंगे फिर दृश्य प्रकाश की भी बात कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप रीडिंग डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप कर लीजिए EMR यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, इनके स्पेक्ट्रम की बात कर लें तो इसमें आपका सबसे जो ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होती है वो किसका होता है, गामा किरणों का। उसके बाद आता है एक्सरे का, एक्सरेज हैं। उसके बाद आपका कौन सा आता है, अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट यानी कि परावैंगनी किरणें। थोड़ा सा लिखने में यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, परावैंगनी किरणें। उसके बाद आपका आता है दृश्य प्रकाश, और इसके बाद आपका आता है इंफ्रारेड। ठीक, उसके बाद आपका आता है माइक्रोवेव, और इसके बाद जो तरंगदैर्घ्य है वह है रेडियो की। तो रेडियो जो तरंगे हैं यानी कि बढ़ते तरंगदैर्घ्य का क्रम यहाँ पे आपका, और घटते आवृत्ति को यहाँ पे दिखाया गया, अर्थात कि सबसे ज़्यादा जो आपका यहाँ पे तरंगदैर्घ्य होगी वो किन किरणों की होगी, वो आपका रेडियो वेव्स की होगी, और सबसे कम यहाँ पे आपका गामा की होगी। लेकिन आवृत्ति की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो आवृत्ति होगी वो गामा की होगी, सबसे कम आपका रेडियो की होगी। क्लियर हुआ। यहाँ पे हमने यही कहा कि EMR के ये बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य में, यानी गामा के बाद कौन सा आ जाएगा, एक्सरेज की
ज़्यादा होगी तरंग दैर्ध्य, फिर आपका अल्ट्रावायलेट की, फिर आपका इंफ्रारेड है, दृश्य प्रकाश है, फिर इंफ्रारेड है, फिर माइक्रोवेव है, उसके बाद रेडियो वेव्स है। अब इसी तरह से दृश्य प्रकाश की देख लेते हैं, जो विजुअल रेज होती है, जो आप बैनी या पिनाला के नाम से जानते हैं। बैनी पिनाला, ये आपका जो स्पेक्ट्रम होता है वाइट, यानी कि जो सूर्य के प्रकाश को के जो स्पेक्ट्रम होते हैं उसमें 7 रंग होते हैं। तो इसमें जो आपका तरंग दैर्ध्य है उसका सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्ध्य होगा वो लाल का होगा, क्योंकि दृश्य ये भी क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज में जो दृश्य प्रकाश है यानी विजुअल रेज है उसका ये पार्ट है। तो इसमें बै से हो गया बैगनी, नी से हो गया नीला, आ से हो गया आसमानी, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका है, तो इस तरह से ये आपका जो हमने दिखाया कि बढ़ते विभिन्न रंगों के प्रकाश के बढ़ते तरंग दैर्ध्य और घटती आवृत्ति का ये क्रम दिया है। यानी इधर से इधर आप चलेंगे तो तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा, इधर से इधर आएंगे तो आवृत्ति बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे क्या पूछा है कि तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसका है, तो यहाँ पे बैगनी हो गया, फिर नीला है, तो ऑप्शन में आपके क्या क्या दिया है आइए देखते हैं। तो ऑप्शन में आपका हरा है, लाल है, नीला है, इंफ्रारेड है। अब इंफ्रारेड आपने देखा था कि इंफ्रारेड की जो तरंग दैर्ध्य है वो आपका दृश्य प्रकाश से ज़्यादा होती है, हमने बताया अभी है। तो इंफ्रारेड की दृश्य प्रकाश से ज़्यादा हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है जो राइट आंसर होंगे आपके इसी दृश्य प्रकाश से होंगे। अब आपने देख लिया कि रेड वाला भी क्या है, तरंग दैर्ध्य मैक्सिमम है, हरा का भी, तो बैगनी, उसके बाद नीला है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगला देखिए 27, निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्यावरण के मानस मानचित्र के महत्व पर किसने पहली बार बल दिया। अब देखिए डी वुड हैं, गोल्ड हैं, वुडवर्ड हैं, लिंच हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया कि मानस मानचित्र यानी कि कौन सा, मेंटल मैप, मेंटल मैप, मानस मानचित्र। तो मेंटल मैप किसने दिया, तो यहाँ पे आपका मेंटल मैप है गोल्ड। अगला है, यदि 24,000 तथा 6,000 की जनसंख्या वाले 2 शहरों को क्रमशः 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं, यानी 2 शहर क्या हैं, 24,000 और 6,000 की जनसंख्या वाले हैं, एक दूसरे से 18 किलोमीटर दूरी पर हैं, और दोनों को अलग करने वाला बिंदु होते शहर से कितनी दूरी पर होगा। यानी कि यदि दोनों को अलग करने वाला कोई बिंदु यहाँ पे बनाया जाए तो वह शहर से कितना दूर होगा। अब देखिए इसके लिए आप सभी जानते हैं कि एक फार्मूला होता है निकटतम पड़ोसी वाले से, आप इसका मान निकाल सकते हैं। या इसके अलावा जो ब्रेकिंग पॉइंट थ्योरी होती है, रैली का है जो मॉडल, रैली का जो रिटेल ग्रेविटेशनल मॉडल है, क्या है रैली का, रिटेल ग्रेविटेशनल मॉडल है उसका, यानी गुरुत्वाकर्षण नियम है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए ब्रेकिंग जो पॉइंट थ्योरी है उसमें उन्होंने ये बताया कि 1949 में इसका जो रैली के गुरुत्वाकर्षण नियम था उसका संशोधन किया था पीडी कन्वर्स ने। किसने किया था, पीडी कन्वर्स ने 1949 में किया था। और रैली ने जो इसका फार्मूला डिज़ाइन किया वो ये बताया कि B = D/1 + PB/PA। ठीक, कलर थोड़ा सा चेंज कर लें। अब यहाँ पे ये समझना है कि B क्या है। B आपका दोनों नगरों के बीच जो अलगाव बिंदु है कि A से कितना होगा। अब PA क्या है और PB क्या है।
पी ए और पी बी ये क्या है, दोनों नगरों ए और बी की अपनी अपनी, ये पी बी क्या है, पॉपुलेशन ऑफ बी, और पी ए पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी। डी क्या है, दोनों नगरों के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है, यानी कि आपके पास इस डिस्टेंस दी गई 18 और ये भी दिया गया है। अब सेम जो दिया गया है यही आपको मान यहाँ पे पुटअप करना है। ठीक, क्या हमने बोला फार्मूला, B इज इक्वल टू डी अपान 1 प्लस अंडर रूट पी वी डिवाइड बाई पी ए इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना था, 18 किलोमीटर, उसके बाद 1 प्लस पी वी का जो पॉपुलेशन है वो कितना है, और पी ए का कितना है। तो जो यहाँ पे आपका पी वी और पी ए है, इसमें अलग अलग दोनों का मान लेते हैं। एक का आपका 24,000 है, तो यहाँ पे आपका 24,000 डिवाइड बाई 6,000 दूसरे का है। अब ये कितना आ जाएगा आपका, इसको काट दीजिए, ये कट जाएगा, 6 चौक 24, यानी कि ये 18/1 प्लस अंडर रूट ये 4 आ जाएगा। ये पूरा कट ही गया, 6 चौक 24, 6 से डिवाइड कर दिए 4 हो गया। अब देखिए जो रूट 4 होता है, इसको आपको जब वर्गमूल को इसको तोड़ना होगा, 2 दूनी 4, 2 से कट गया, 2 एक नम 2। वर्गमूल का मतलब होता है 2 का जोड़ा, यहाँ जोड़ा बनाया जाता है 2 का। यदि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे 2 माना जाता है, अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो घनमूल हो जाता। यानी कि ये फिर इसमें जैसे 2 का हमने जोड़ा बनाया, 2 ले लिया, तो यहाँ पे आपका 4 की जगह 2 आ जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। लेकिन यदि घनमूल होता तो यही इसकी जगह क्या हो जाता, 3 का जोड़ा बनाया जाता। क्लियर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, नेक्स्ट वाला स्टेप, 18 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 यानी कि 2 + 1 इज इक्वल टू, ये आपका 3 हो जाएगा। तो 3 और 6 18, तो ये आपका 6 आ जाएगा। यानी कि जो आपका निकटतम होना चाहिए ब्रेकिंग पॉइंट, वो आपका 6 किलोमीटर के रेंज पे होना चाहिए। क्लियर हुआ ना। तो ये आपका नगर प्रभाव क्षेत्र के सीमांकन का ही सिद्धांत है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आ जाइए, तो आपका जो दिया गया है 6 किलोमीटर, ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से भूभाग से समुद्र के लिए कौन सा अनुक्रम सही है। अब देखिए ये आसान सा प्रश्न है, आप ओशिनोग्राफी प्लेलिस्ट में देखेंगे, वहाँ पे भी अवेलेबल कराया हूँ मैं। तो ओशिनोग्राफी में आप देखेंगे पहला प्रश्न यही आपको मिल जाएगा कि जो क्रम होता है स्थल से समुद्र की ओर बढ़ने पर वो क्या होता है। अब देखिए सबसे ऊपर क्या होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी महाद्वीपीय मग्न तट। सबसे ऊपर महाद्वीपीय मग्न तट होता है। उसके बाद मग्न ढाल होता है, मग्न ढाल यानी कि कॉन्टिनेंटल स्लोप। उसके बाद ओशनिक प्लेन, ओशनिक प्लेन के बाद डीप सी प्लेन, महासागर की गहराई या महासागरीय मैदान। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सा मिल रहा है, महाद्वीपीय शेल्फ यानी मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, समुद्री मैदान, महासागर की गहराई मिल रहा है ना। यहाँ पे हमने यही बताया शेल्फ, इसके बाद ये आपका स्लोप, ये सी प्लेन, ठीक। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आइए, भारत में सरकार की क्षेत्रीय विकास नीतियों की प्रतिक्रिया के रूप में देश के विभिन्न भागों में अनेक सामाजिक आंदोलन उभरे। ऐसे आंदोलनों में से चिपको आंदोलन निम्न में से किस कार्यक्रम के अंतर्गत उभरा था या शामिल किया गया था। अब देखिए इसमें दिया है कि चिपको आंदोलन के बारे में पूछ रहा है, कुछ नहीं आपको देखना है।
मरुभूमि विकास कार्यक्रम, तो मरुभूमि यानी कि जो आपका मरुस्थलीय डेवलपमेंट क्रियाकलाप थे उसके लिए ये नहीं चालू किया गया। तटीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तो तटीय क्षेत्र विकास के लिए भी नहीं था। जनजातीय क्षेत्र विकास के लिए भी नहीं था। पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम से ये संबंधित था। राइट आंसर इज डी। अब देखिए इसमें हुआ क्या था। सबसे पहली बार जो इसका कॉन्सेप्ट आया था वो आपका 1731 में आया था। ये जोधपुर में राजा अजीत सिंह के द्वारा वन काटने का आदेश दिए जाने के बाद वहाँ का जो बिश्नोई समाज था, कहाँ का, जोधपुर का, तो बिश्नोई समाज ने विरोध किया। और बिश्नोई समाज की एक महिला हैं अमृता देवी बिश्नोई, उनकी 3 बेटियां पेड़ से चिपक कर खड़ी हो गई। उसका विरोध किया, परंतु अजीत सिंह के लोगों के द्वारा वहाँ पे 363 लोगों को वृक्ष के साथ काट दिया गया। और इस आंदोलन को बाद में भारत सरकार ने क्षेत्रीय नीतियों के कारण पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत आपका ये भी चिपको आंदोलन उभरा। ये आपका उत्तराखंड में जो तत्कालीन उत्तर प्रदेश था, 26 मार्च 1974 को यहाँ पे एक जो जंगल थे उसको काटने के लिए एक कंपनी गई और वहाँ के जो लोग थे, जो वहाँ का गांव था, ये टिहरी गढ़वाल जनपद में पड़ता है, रैणी गांव नाम है उसका। 26 मार्च 1974 की घटना है कि वहाँ पे एक नवजीवन आश्रम है और वही इसका मुख्य केंद्र था। और वहाँ के लोग भी इसी तरह से पेड़ को चिपक के खड़े हो गए। इसके जो अग्रणी थे उसमें आपके सुंदरलाल बहुगुणा हैं, गौरा देवी हैं, चंडी प्रसाद भट्ट हैं। ठीक, तो ये, और इसकी सबसे बड़ी जीत तब मिली 1980 की बात है कि जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हिमालयी वनों में वृक्षों की कटाई पर 15 वर्ष के लिए रोक लगा दी। साथ ही साथ कर्नाटक में इसी तरह का एक आंदोलन हुआ था जिसे एपिको आंदोलन कहा गया। ठीक, और हर साल आप देखते हैं कि अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, जो 1731 में जोधपुर में अजीत सिंह के खिलाफ इन्होंने उनके पेड़ काटने के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी और पेड़ों से चिपक गए थे। अगला है कि औद्योगिक या विनिर्माण भूगोल में प्रयुक्त होने वाले पद और उनके विवरण की बात कर रहा है, कौन से किस लिए यूज होते हैं। अब देखिए सामग्री सूचकांक यानी मटेरियल इंडेक्स क्या होता है। मटेरियल इंडेक्स क्या होता है कि कोई भी पदार्थ है या इसे माल सूचकांक भी कहते हैं, तो उत्पादित वस्तु और कच्ची सामग्री के वजन के अनुपात को ही ये प्रदर्शित करता है। यानी परिवहन लागत वजन और दूरी के क्या होता है, समानुपातिक होता है। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा आपका, तो उसमें देख लिया जाए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। प्रति इकाई उत्पादन की उत्पाद श्रम की लागत उस इकाई के स्थानिक भार के साथ अनुपात की योग्यता, उद्योग समूहन के कारण उत्पादन स्थानिक सामग्री का भार और उत्पादन भार, प्रति टन समान ढुलाई लागत की रेखाएं। तो यहाँ पे जो आपका राइट हो जाएगा पहले का मटेरियल सूचकांक में देखिए क्या दिया है, स्थानिक सामग्री का भार और उत्पाद भार। अब इसमें जो मटेरियल सूचकांक होता है उसको हमने आपको बताया कि उत्पादित वस्तु का वजन डिवाइड बाई कच्ची सामग्री का वजन। ठीक, यही आपका मटेरियल सूचकांक होता है, मटेरियल इंडेक्स होता है। यदि उत्पादित वस्तु का वजन कच्ची सामग्री के वजन से कम होता है, अर्थात ये भार उत्पादक उद्योग होते हैं, अर्थात कि इनका जो मटेरियल इंडेक्स होता है वो 1 से कम होता है। जैसे आपका लौह इस्पात उद्योग, अर्थात कि जहाँ पे उत्पादित वस्तु का वजन कच्ची सामग्री के वजन से कम होता है, जैसे कि जो भार त्यागी प्रकृति के होते हैं। यानी कि मान लीजिए जो कच्चा माल है वो ज़्यादा भार वाला है, 10 kg का था, और जब उसको प्रोडक्शन किया गया उसका, तो उसका प्रोडक्ट मान लीजिए 5 kg का बन पाया, तो इसे यही आपका जो हो जाएगा, तो इसका मटेरियल इंडेक्स हमेशा 1 से कम होता है। लेकिन यदि मान लीजिए कोई वस्तु है उसका जो वजन है वो शुद्ध पदार्थ से बनता है, तो कच्ची सामग्री के वजन के क्या होगा, बराबर होगा, तो इसका सूचकांक क्या होगा, मटेरियल इंडेक्स 1 होगा। जैसे आपका सूती वस्त्र वगैरह हो गए।
और मान लीजिए यदि कोई उत्पादित वस्तु का वजन जो कच्ची सामग्री है उसके वजन से ज़्यादा हो जाए, यानी वो आपका भार वृद्धि प्रवृत्ति का उद्योग होगा, तो उसका जो मटेरियल इंडेक्स होगा वो क्या होगा, हमेशा 1 से अधिक होगा। ठीक, अर्थात कि मान लीजिए आपने कोई कच्ची सामग्री यूज किया किसी चीज़ के लिए, 10 किलो यूज किया, और जो प्रोडक्शन हुआ वो आपका 12 केजी या 15 केजी का हो गया, तो इसे का जो मटेरियल इंडेक्स होगा वो हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें जो आपका फार्मूला हो जाता है ये आपका क्या, उत्पादित वस्तु का जो वजन है, वही तो हमने बताया मटेरियल इंडेक्स इक्वल टू क्या होगा, MI इक्वल टू जो आपने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन का जो वेट है, और जो आपने रॉ मटेरियल यूज किया उसका वेट। अब देखिए पहले वाले स्टेप में हमने क्या बोला कि जो लौह इस्पात उद्योग होते हैं, यदि उत्पादित यानी प्रोडक्शन किया गया कोई भी वस्तु का वजन मान लीजिए 10 केजी है, और जो रॉ मटेरियल यूज किया गया 15 केजी यूज किया गया, तो इसका मटेरियल इंडेक्स क्या आएगा, 10 में 15 का भाग देंगे तो हमेशा क्या होगा, ये 1 से तो कम ही होगा ना। दूसरा हमने कहा जब दोनों लगभग इक्विवेलेंट हों, यानी जितना प्रोडक्शन हुआ उतने आपका, जितना यहाँ पे इन्होंने प्रोडक्शन किया उतने कच्चा माल लगाया गया, यदि उतना ही सेम लगाया गया तो सेम चीज़ें, जैसे मान लीजिए 10 केजी उसने लगाया, 10 केजी प्राप्त हुआ, तो क्या होगा, 1 हो जाएगा मटेरियल इंडेक्स। और इसी तरह तीसरा हमने जो आपको बताया कि यदि प्रोडक्शन है उसका मान लीजिए 15 केजी हो गया और रॉ मटेरियल उसने 10 ही यूज किया है, तो ये मटेरियल इंडेक्स कितना हो जाएगा, हमेशा 1 से अधिक होगा। यही आपका मटेरियल इंडेक्स सूचकांक है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में आपका सामग्री सूचकांक है। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह देखिए ये थर्ड वाला कि स्थानिक सामग्री का भार और उत्पाद भार, इन दोनों का जो रेशियो है वही आपका मटेरियल इंडेक्स होगा। आइसोडोपेन क्या होता है, आइसोडोपेन की जो बात बताई तो ये महोदय हैं बेबर ने अपने जो इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी है उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया वो न्यूनतम परिवहन लागत को दिया। उनका ये भी मानना था कि उद्योग वहीं पे स्थापित होना चाहिए जहाँ पे न्यूनतम परिवहन लागत हो। बेबर ने न्यूनतम परिवहन लागत को मिलाने वाली रेखा को आइसोडोपेन कहा। ठीक, अगला है श्रम गुणांक। ठीक, तो यहाँ पे देखिए श्रम गुणांक का तात्पर्य क्या होगा, श्रम गुणांक प्रति इकाई उत्पाद की श्रम लागत पर उस इकाई के स्थानिक भार के साथ उसका जो अनुपात है, सेम चीज़ें हैं कि प्रति इकाई उत्पाद की श्रम लागत, यानी 1 इकाई मान लीजिए उत्पादन हुआ तो उसमें जो श्रम लागत लगा है उस इकाई के साथ उसका जो स्थानिक भार है उसका जो अनुपात है वही आपका, अर्थात कि जो उसका रॉ मटेरियल का भार है वही आपका श्रम गुणांक हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आइए दिया समूहन यानी एग्लोमेरेशन। समूहन के अंतर्गत लोगों और फर्म, कंपनीज इत्यादि को किसी बड़े शहर या इंडस्ट्रियल नगर में इकट्ठा होते हैं, जिससे फर्म कंपनीज को टेक्निकल सेवा हेतु स्किल्ड वर्कफोर्स उपलब्ध कराता है। ठीक, तो उद्योग समूहन के कारण क्या होती है, उत्पादन श्रेष्ठता होती है। यानी कि मान लीजिए कहीं पे कोई बड़ी इंडस्ट्री लगा दी गई तो छोटे छोटे इंडस्ट्री भी यहाँ पे आ जाते हैं, जिनका इनसे या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से संबंध होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न 5 राज्यों में कुल जनसंख्या में मुस्लिम जनसंख्या की परसेंटेज हिस्सेदारी अपेक्षाकृत अधिक है। मुस्लिम जनसंख्या में संबंधित हिस्सेदारी के संदर्भ में इन राज्यों के सही अवरोही क्रम की पहचान कीजिए। अवरोही का तात्पर्य क्या हुआ, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, यानी सबसे आगे आपका सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है मुस्लिम पॉपुलेशन की वो जहाँ पे है उसको आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है यानी लिखना है। तो जो न्यूनतम मुस्लिम परसेंटेज है वो आपका कहाँ पे होता है, वो आपका मिज़ोरम में है। नॉर्मली जान लीजिए
जबकि जो न्यूनतम मुस्लिम जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए, परसेंटेज आपका कहाँ पे है, मिजोरम में मिनिमम है, जनसंख्या सबसे कम सिक्किम में है मुस्लिम की जनसंख्या। अब देखिए ऑप्शन में आपका यूपी है, असम है, केरल, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। जम्मू है, असम है, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। उसके बाद जम्मू है, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, उत्तर प्रदेश, ये तो हो गया, सेकेंड ऑप्शन था। अगला है पश्चिम बंगाल है, असम है, जम्मू कश्मीर है, केरल है, उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे देखिए पूछ क्या रहा था कि कुल जनसंख्या में मुस्लिम जनसंख्या की जो प्रतिशत हिस्सेदारी अपेक्षाकृत अधिक है, तो मुस्लिम जनसंख्या से संबंधित हिस्सेदारी के संदर्भ में सही राज्य कौन है, यानी परसेंटेज किसमें सबसे ज़्यादा है। अब देखिए जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन, राइट आंसर यहाँ पे ये होगा, मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ पे 68.31% है। असम में कितना है, तो असम में आपका 34% है, पश्चिम बंगाल में 27 है, केरल में 26 है, यूपी में 19 है। ठीक, नेक्स्ट आइए, वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन पर आयोजित हुए सम्मेलनों या प्रोटोकॉल से संबंधित कौन सा कालक्रम सही है। अब देखिए ये हमने आपको कराया भी है, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ पे सभी को डिटेल तरीके से कराया गया था। अब देखिए एक एक करके यहाँ पे आपको हम बताते भी चलते हैं। एजेंडा 21 कब आया, पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 का। इस समय 3 चीज़ें आई थी, UNFCCC, UNEP और एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 कब का है, 1992 का है। क्योटो प्रोटोकॉल कब का है, तो क्योटो प्रोटोकॉल आपका UNFCCC का जो कन्वेंशन हुआ था उसके द्वारा ये क्योटो शहर में 1997 में तो अपनाया गया, लेकिन जो ये प्रभावी हुआ था कब हुआ था, 2005 में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। और उसके बाद जो आपका है यहाँ पे पेरिस समझौता, तो आप जान ही रहे हैं 2015 का है। और COP10 यानी UNFCCC के जो 10वां सम्मेलन हुआ, तो वो आपका कहाँ पे हुआ, यानी किस ईयर का है वो 10वां, यानी कि आपका यहाँ पे हो जाएगा। UNFCCC की स्थापना कब हुई थी, 1994 में हुई थी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसका फुल फॉर्म है। तो 1994 में हुई थी, तो 6 उधर हो गया, 4 इधर, यानी 10वां जो COP10 होगा वो कितने में हो जाएगा, 2004 में होगा। ठीक, ये 2004 में जो आयोजित हुआ था, अर्जेंटीना की जो राजधानी है ब्यूनस आयर्स, वहाँ पे आयोजित हुआ था। अब यहाँ पे जो आपका सबसे आगे कौन सा हो जाएगा, एजेंडा 21, फिर COP10 हो जाएगा। लेकिन जो क्योटो प्रोटोकॉल था इसका ऑफिशियली जो अनाउंस हुआ था 1997 में ये हो गया था, तो इसलिए हम लोग क्या लेंगे, 1997 को ही शामिल करेंगे। तो एजेंडा 21 1992, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, फिर आपका हो गया COP10, उसके बाद लास्ट में सबसे पेरिस है। तो देखिए यहाँ पे पेरिस सबसे लास्ट में किस में आ रहा है, 3rd में आ रहा है। तो एजेंडा 21 1992, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, UNFCCC COP10 2004, पेरिस समझौता 2015। क्लियर हुआ। पेरिस समझौता को UNFCCC का COP21 भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये 2015 में आयोजित हुआ और UNFCCC का जो फ्रेम स्थापना हुआ 1994, तो 94 और 15 में जो डिफरेंस है वो आपका लगभग 21 का है, तो ये COP21 हो गया। अगला है लेखक और उनकी कृतियों को मिलाना है। और देखिए ये भी आपका प्रीवियस ईयर से आपको मिल जाएगा, कम से कम 2 तो आपको प्रीवियस ईयर से 2 से 3 यहाँ पे मिल जाएंगे, तो एक तो आप आसानी से यहाँ पे लगा सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल जियोमॉर्फोलॉजी, स्टीफन टर्नजिल, या फिर CH क्रिकमे का देखिए क्या है, और चार्ल्स लेल का क्या है। चार्ल्स लेल और क्रिकमे से आप लोग परिचित होंगे। जॉन पॉलिक और टर्नजिल से भले न परिचित हों, लेकिन इन दोनों से आप परिचित होंगे।
तो जो आपका यहाँ पे पहले इन्हीं दोनों का कर लीजिए। क्रिकमे का कौन सा है, तो क्रिकमे का है द वर्क ऑफ द रिवर, और चार्ल्स लिल का है प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। तो यहाँ पे आपका ये हो गया क्रिकमे का द वर्क ऑफ द रिवर। तो यहाँ पे देखिए सी और डी का 3 और 4, तो सी और डी का जो 3 और 4 ऑप्शन है, तो सी और डी का, सी का हो गया 3। यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन आपका मिसप्रिंट है, यहाँ पे यहाँ 3rd कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आपकी 3 नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका राइट हो जाएगा 3 4 इसमें ये है ना, सी का 3 डी का 4, तो इसीलिए आपका ये वाला सही, अर्थात कि जो बी का कौन सा हो जाएगा वो भी 2। लाइमस्टोन जियोमॉर्फोलॉजी स्टीफन टर्नरिल की है और जॉन पॉलिक की है इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल जियोमॉर्फोलॉजी। परिवार कल्याण कार्यक्रम से संबंधित घटनाओं से संबंधित निम्नांकित समूह में कौन सा समय अवधि या कौन सा समय अवधि क्रम सही है जो घटनाएं घटित हुई हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका जो दिया है कि मातृ बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम MCH, जो मातृ बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम था ये आपका चालू हुआ था 1921 में, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। अगला है प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RCH, तो RCH आपका ये चालू हुआ था 1997 में, पहला फेज़। दूसरा फेज़ आपका ये 2005 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, तो ये NRHM जो चालू हुआ है ये 2005 का है, NRHM राष्ट्रीय नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। और अगला जो है बाल उत्तर जीविता और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम यानी CSSM, ये चालू हुआ है 1992 में। अब देखिए यहाँ पे आपको सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज करना है, तो MCH के बाद कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, तो MCH के बाद आपका CSSM आ जाएगा 1992 में है। ठीक, उसके बाद आपका आ जाएगा RCH 1997, फिर आपका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका दूसरा ही मिल गया। ठीक, अगला देखिए एकरूपतावाद का सिद्धांत किसने दिया, कॉटन, डटन, हटन, डाल्टन। अब देखिए जो डटन है ये आप लोग बताएंगे, जेम्स डटन, कमेंट में बताइएगा इन्होंने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं डटन के लिए। नंबर 1 है आपका यही एकरूपतावाद, दूसरा है आइसोस्टेसी, तीसरा है A और B दोनों, चौथा है नन ऑफ दीज। ठीक, तो इन से आप कमेंट में बताइएगा। ये आपका भूस्थितिकी आइसोस्टेसी। तो यहाँ पे जो आपका एकरूपता का सही आंसर है वो जेम्स हटन का है। तो जेम्स हटन महोदय ने 1726 में इसके बारे में बताया था, यूनिफॉर्मिटिज्म के बारे में। इनकी मृत्यु हुई थी 1797 में। तो ये इनका जो जन्म काल जो था ये 1726 से लेके 1797 तक ये जीवित रहे थे। अगला यहाँ पे दिया गया है भूकंप के बारे में। तो यहाँ पे मर्कैली रिएक्टर भी दिया गया है। ठीक, और यहाँ पे उच्चतम तीव्रता की सीमा के बारे में भी दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो छठा और शक्तिशाली की बात कर रहा है, छठा और जो शक्तिशाली है वो कौन सा है, ऐसा इसमें ऑप्शन में आप मिला लीजिए। तो जो मर्कैली स्केल होता है, सबसे ज़्यादा तीव्रता का जो आपका ये शक्तिशाली है, इसका नाम दिया गया छठा वाला। ये लगभग आपका होता है 4.9 से 5.4 तक। मर्कैली की बात हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए मर्कैली के बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लीजिए कि एक मर्कैली जो स्केल है, किसी स्थान पर हुई क्षति का अनुमान इससे लगाया जाता है। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए मर्कैली का संशोधित जो स्केल प्रयोग में लाया गया था, इसको रोमन अंकों में 1 से लेके 12 तक यानी 12 तक विभाजित किया गया है।
और ये आगे बढ़ती जाती है, यानी मैक्सिमम ये कितना आ जाएगा 1 से लेके मिनिमम मैक्सिमम 12 तक, और ये इसका मैक्सिमम परिणाम होगा। जबकि आपका जो रिएक्टर स्केल था, तो रिएक्टर स्केल में आप देखते हैं 0 से लेके 10 तक ही रहता है, और इसमें एक रिएक्टर स्केल में एक के जो अंतर होंगे वो आपका 10 गुना उसके आयाम में वृद्धि होगी और 32 गुना उसकी ऊर्जा में वृद्धि निर्मुक्त होगी वहाँ पे जो आएगी। तो यहाँ से आप क्लियर कर लीजिए, जो शक्तिशाली है ये आपका 4.9 से 5.4 हो गया। और सातवां जो विध्वंसक है, विध्वंसक यहाँ पे आपका मरकले के हिसाब से 6.2 हो जाएगा, और जो ज़्यादा विनाशी है वो आपका 7 से लेके 7.3 हो जाएगा। जो प्रलय लाएगा वो आपका 8.1 या इससे अधिक हो जाएगा। तो इसको हमने आपका फर्स्ट पेपर में भी कराया है, जब डिटेल सॉल्व करा रहे थे दोनों के बारे में बताए थे, मरकली और रिएक्टर स्केल दोनों का। अगला है कि जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई के आधार पर उनके घटते हुए क्रम में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है। अब देखिए उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की बात कर रहा है। अब यहाँ पे आपको दिखा दिया जाए, ये इंडिया का नक्शा हो गया, कलर चेंज कर दें। ठीक, अब यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर क्या है, काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, फिर जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, फिर शिवालिक। तो नंबर 1 पे क्या है यहाँ पे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक। अब यहाँ से हम ट्रिक भी आपको बताए थे कि ये जो सीरियल है याद करने का ट्रिक है, कल जाएंगे पीडी लेने, कल जाएंगे पीडी लेने। क से हो गया काराकोरम, ल से लद्दाख ऊपर से नीचे तक, ज से हो गया जास्कर, पी से हो गया पीर पंजाल, डी से आपका धौलाधर। तो यहाँ पे जो आपका राइट हो जाएगा लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक दिया है, धौलाधर नहीं दिया है। आगे देखिए, निम्न में से किस तापमान पर ताज़ा पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। 0 डिग्री, 4 डिग्री, 100 डिग्री, -4 डिग्री। अब देखिए जो यहाँ पे आपका राइट है ये आपका हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ताज़ा पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। ठीक, अगला है हुआ वक्तव्य वर्तमान भूत की कुंजी है, किस विद्वान द्वारा दिया गया। यही आपका जो एकरूपतावाद है इसी की बात कर रहा है। डेविस हो गया, पिंक है, हटन है, अरिस्थोफेन है। तो राइट यहाँ पे आपका हो जाएगा जेम्स हटन। ठीक, तो जेम्स हटन ने ही इसी को यूनिफॉर्मिटेरिज्म या एकरूपतावाद कहा था। अर्थात कि वर्तमान भूत की कुंजी है, न आदि का पता है और न अंत का भविष्य, जैसे कि मौलिक संकल्पनाओं को इन्होंने दिया था। और इन्होंने मॉडर्न जियोलॉजी के आधारभूत सिद्धांत के बारे में भी बताया था। आगे चलकर इनके 2 शिष्य थे, जो इनका नाम एक प्लेफेयर था और एक चार्ल्स लेल थे, और इन्होंने इसी का जो एकरूपतावाद संकल्पना था उसको बढ़ाया था। किसी क्षेत्र में ग्रामीण बसाव के वितरण का प्रारूप क्या होगा यदि निकटतम नेबर स्टैटिस्टिक्स के अनुसार उसका सूचकांक 2.10 है। ये देखिए हमने आपको कराया भी है, प्रीवियस ईयर में देखेंगे वहाँ पे हमने कराया है, पूरा निकटतम जो पड़ोसी सूचकांक है सबको कराया है। तो जो ये आपका निकटतम पड़ोसी सूचकांक था इसको दिया है क्लार्क और इवांस ने 1954 में प्रतिपादित किया था। निकटतम पड़ोसी विश्लेषण सर्वाधिक लोकप्रिय रहा था। ये एक सांख्यिकी विधि पर ही आधारित है और ये स्थानिक वितरण को ठीक तरीके से माप करता है।
ये देखता है कि क्या यह नियमित रूप से फैलाया गया है, यानी रेगुलर डिस्पर्स्ड है, या रैंडम हुआ है कि नहीं, या गुच्छेदार यानी क्लस्टर्ड है, किस तरह का है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका 2.10 दिया है, यदि 0 होता तो 0 का मतलब होता है पूर्ण रूप से संकेंद्रित यानी क्लस्टर्ड। और उसके बाद एक जो मान आता है उसको बोलते हैं यादृच्छिक यानी रैंडमली जो आपका होता है। 2.1 को बोलते हैं पूर्ण या समांगी रूप से यानी समरूप जो होता है। तो यहाँ पे जो दिया है 2.1 का, तो ये आपका 2.10 दिया है, तो यहाँ जो आपका राइट हो जाएगा ये समरूप हो जाएगा। फार्मूला इसका यही है, याद रख लीजिएगा। RN यानी कि जो आपका RN वैल्यू होगा ये D डिवाइड बाई 0.5 √A/N। जो D है ये डॉप्श अर्थात कि अनुमानित मध्यमान निकटतम पड़ोसी दूरी से कहते हैं। ये आपका जो भी अध्ययन क्षेत्र है उसके लिए क्षेत्र का क्षेत्रफल। N क्या है, वहाँ पे जो भी बिंदुओं की दूरी है उसका मान। नीचे दिए गए चित्र से संबंधित कौन सा अपवाह प्रतिरूप सही है। अब देखिए यहाँ पे अपवाह प्रतिरूप के बारे में पूछ रहा है। समांतर, ध्रुमाकृति, अभिकेंद्री, कोणीय। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो समांतर तो दिख नहीं रहा, अभिकेंद्री भी नहीं है, क्योंकि समांतर को हमने बताया आपको अपवाह प्रतिरूप में या तो इस तरह हो या इस तरह से, ठीक। अभिकेंद्री में हमने बताया कि यहाँ से मान लीजिए नदियाँ आके यहाँ पे मिलती हूँ। कोणीय की, तो कोणीय में एक विशेष कोण को मिलाते हुए ये यहाँ पे बनाती हैं, कोणीय हो गई। लेकिन यहाँ पे आप देखिए सबका रैंडमली अलग अलग है। तो यहाँ पे जो आपका अपवाह का प्रतिरूप हो जाएगा वो डेंड्रेटिक हो जाएगा। यह वृक्षाकार आपको दिख रहा है। ध्रुमाकृत का मतलब डेंड्रेटिक, डेंड्रेटिक का मतलब आपका जो वृक्षाकार या पादप के आकार का। और ये आपके कहाँ ज़्यादातर देखे जाते हैं, जो ग्रेनाइट वाले शैल होते हैं या चौरस विस्तृत भाग होते हैं, वहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसका जो मुख्य नदी का यहाँ पे आविर्भाव और विकास होता है, फिर उसी के अनुरूप नदी की लंबाई बढ़ती जाती है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये आपका मेन रिवर है। देखिए ये आपका यहाँ तक था, मेन रिवर है। अब यही मेन रिवर से यहाँ पे निकला, यहाँ पे निकला। अब पौधों की जड़ों तो इस तरह से भी आती हैं, या मान लीजिए पौधे जो इस तरह से बढ़ते हैं, तो आप देखते हैं यहाँ से निकला, यहाँ से टहनी निकल गई इस तरह से। तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, वृक्षाकार, ध्रुमाकृति, डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न। तो राइट आंसर यहाँ पे 2। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि भूगोल वह विज्ञान है जो मानचित्रण की कला से संबंध है। एरेटोस्थनीज ने कहा, हिपार्कस ने, हिकैटियस ने या टॉलमी ने। तो भूगोल वह विज्ञान है जो मानचित्रण की कला से संबंधित है। ये देखिए हमने आपको कराया भी है, ये जब कार्टोग्राफी का जो पहला 3 वीडियो था उसमें आप देखेंगे, ये आपको मिल जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका टॉलमी हो जाएगा। तो टॉलमी की जो फेमस बुक है उसका नाम है सिंटेसिक्स, और आमतौर से इसे अल्मागेस्ट नाम से भी जाना जाता है। और ये आपका गणितीय भूगोल और खगोल विद्या के लिए इसमें हल दिया गया है। टॉलमी मिस्र देश के यूनानी विद्वान हैं, और ये भूगोल में मानचित्र कला का निर्माण का भी इन्हें जनक के रूप में देखा जाता है। सेंसस ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए परिभाषित शब्द सेंसस टाउन्स की परिभाषा के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे आपका राइट है। तो सेंसस टाउन के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है। अब देखिए जनगणना नगर की बात कर रहा है। जनगणना नगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व किया होगा, तो यहाँ पे आपको 3 से 4 स्टेप देखने को मिलते हैं कि कौन से नगर जनगणना नगर के अंतर्गत शामिल होंगे। ठीक, तो नंबर 1 आपका होता है कि ऐसे नगर जहाँ पे न्यूनतम पॉपुलेशन कितनी हो, 5000 हो, और वहाँ की जो 75% से अधिक पुरुष कार्यशील जनसंख्या वो गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो।
यहाँ पे जो आपका कृषि गतिविधि दिया है ये नहीं बल्कि गैर कृषि कार्य, कृषि से इतर कोई कार्य में संलग्न हो। और वह जो एरिया है आपका, तीसरा यहाँ पे जो पॉइंट होगा, वह जो एरिया है वो आपका किसी नगर निगम में, नगर पालिका में, कंटोनमेंट बोर्ड में या इस तरह से किसी में इसे सम्मिलित आता हो। चौथा जो इसका है वो ये है कि जो वहाँ का जनघनत्व हो वो 400 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इतने पैरामीटर हैं कि वो जो आपका नगर है उसे सेंसस टाउन कहा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 75% पुरुष आपका कृषि में कह रहा था, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये न्यूनतम आकार जनसंख्या 5000 बोला तो ये राइट है। कुल पुरुष कार्यशील जनसंख्या 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न होना चाहिए, ये आपका राइट है। 400 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनसंख्या यहाँ पे कह रहा है, तो अधिकतम नहीं, ये आपका कम से कम की बात कर रहा है कि इतने से कम होगा तो वो आपका जनगणना नगर नहीं होगा। तो इसलिए कौन सा, बी और सी राइट है। अगला देखिए, विद्वानों का नाम दिया है और उनके द्वारा जो मॉडल दिया है। जीन गार्टमैन, आसान सा है ये। जीन गार्टमैन के द्वारा जो दिया गया है वो कौन सा है, तो ये मेगालोपोलिस है। जीन गार्टमैन ने मेगालोपोलिस शब्द दिया था 1957 में। किसके लिए, यूएसए के जो उत्तर पूर्वी तटीय प्रदेश है उसके लिए। जीके जिप में रैंक साइज रूल दिया था। तो मेगालोपोलिस जीन गार्टमैन का, जीके जिप का रैंक साइज रूल है। बर्गेस का कंसेंट्रिक जोन मॉडल है। जेफरसन का प्राइमेट सिटी है। ठीक, क्लियर हो गया। और यहीं पे जो आपका मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी है, हैरिस उल्मैन ने दिया। सेक्टर थ्योरी होमर हायट ने दिया, कराया हूँ मैं। और कन्वर्जेशन गैडीज ने दिया था। आमलैंड सिद्धांत आंद्रेलिक्स ने दिया था। भारत में डॉक्टर रामलोचन ने दिया था। और जो भू राजनीति शब्द है इसको जेलन ने दिया, 2 बार पूछा जा चुका। अगला यह डिजिटल प्रक्रिया जिसमें वह एल्गोरिदम शामिल होता है जो बिंब इमेज में अज्ञात पिक्सलों की जांच करता है और उसमें बिंब में यानी इमेज में विद्यमान स्वाभाविक समूह और क्लस्टर के आधार पर उन्हें अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत करता है। तो उसे क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रमी संवर्धन तकनीकी, पर्यवेक्षित, अपरिवेक्षित या बिंब रूपांतरण तकनीकी। तो यहाँ पे जो आपका राइट हो जाएगा, सही उत्तर होगा यहाँ पे वह हो जाएगा अपर्यवेक्षित वर्गीकरण तकनीकी। ये आपका रिमोट सेंसिंग में जब आप जाएंगे, डिजिटल इमेज की जो प्रक्रिया होती है उसमें जब आप देखेंगे तो उसमें अज्ञात पिक्सलों की जो जांच करना है तो वो अपर्यवेक्षित है, अज्ञात है तो अपर्यवेक्षित है, इसी तकनीक से वो जांच किया जाता है। अगला, निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का आवश्यक भाग नहीं होता है। सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, पानी, अरे नाइट्रोजन की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती है, ठीक, प्रकाश संश्लेषण में, ये आप सभी जानते हैं। अगला है अर्थव्यवस्था के प्रकार और उनकी विशेषता। जो आपके सबस्टेंसेस अर्थव्यवस्था यानी कि जो जीविका आधारित अर्थव्यवस्था होती है उसमें क्या होता है, तो जीविका आधारित अर्थव्यवस्था या जिसे निर्वाह कृषि अर्थव्यवस्था कहते हैं, इसके तहत कृषि उत्पाद स्वयं के उपभोग के लिए किया जाता है। अतः उत्पाद का जो आदान प्रदान होता है ये बाजार को सिर्फ सीमित आवश्यकता में ही होता है। तो यहाँ पे जो आपका जीविका पे आधारित होगा तो वस्तुओं का यहाँ पे कम आदान प्रदान होता है और बाजार की सीमित आवश्यकता भी होती है क्योंकि ये केवल आपका जीविका पे आधारित होता है। अगला वाणिज्यिक, तो जो वाणिज्यिक होता है तो वाणिज्यिक में आपका कमर्शियल में उत्पादन पद्धति के आकार को देने में बाजार प्रतिस्पर्धा प्राथमिक बल का कार्य करती है। कमर्शियल में मतलब कुछ भी आप प्रोडक्शन किए तो सबसे पहले कहाँ लेके भागेंगे, बाजार में। गहन जीविका की बात करें तो गहन जीविका का तात्पर्य यहाँ से होगा आत्मनिर्भरता, अधिक उत्पादन और अधिक घनत्व। और जो आपका विस्तृत जीविका है तो विस्तृत जीविका का मतलब विस्तृत प्रकार की कृषि, तो इसमें भी आत्मनिर्भरता आएगी।
लेकिन कम उत्पादन, जनसंख्या का भी घनत्व यहाँ पे कम होगा। इसलिए जो विस्तृत कृषि है वो विस्तृत स्तर पे हो जाएगी और बड़े बड़े मशीनीकृत यहाँ पे फर्म होंगे, निवेश होगा, पूंजी होगी। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो आपका 2 है। अगला देखिए, नीचे दिए गए तर्क के बारे में और कथन के बारे में। कथन दिया है कि क्षेत्रीय विकास के एग्रोपॉलिटन दृष्टिकोण में यह धारणा है कि ग्रामीण विकास सर्वाधिक अच्छे ढंग से तब किया जा सकता है यदि इसे स्थानीय स्तर पर शहरी विकास के साथ जोड़ दिया जाए। यानी कि स्थानीय विकास तब हो सकता है जब उसे आप शहरी विकास के साथ जोड़ दें, ऐसा इसमें बात कह रहा है। तो बात सही है कि क्षेत्रीय विकास के एग्रोपॉलिटन दृष्टिकोण का मानना ये है कि जो ग्रामीण विकास है वो तभी विकसित हो पाएगा जब उसको स्थानीय स्तर पर शहरों के साथ जोड़ा जाएगा। राइट है। क्षेत्रीय विकास हेतु एग्रोपॉलिटन दृष्टिकोण में मुख्य कारक के रूप में विकेंद्रीकरण, लोकतंत्रीकरण और भागीदारी को लिया जाता है। तो ये भी बात यहाँ पे आपका राइट है। ठीक, लेकिन जो आपका एग्रोपॉलिटन दृष्टिकोण में कि अच्छे ढंग से विकसित होगा तभी जब उसे शहरी विकास के साथ जोड़ा जाए। इसका कारण कि ग्राम और शहरों की एक दूसरे पे क्या है, निर्भरता है। और आगे दे रहा है कि क्षेत्रीय विकास के लिए एग्रोपॉलिटन दृष्टिकोण में मुख्य कारक के रूप में सेंट्रलाइजेशन, लोकतांत्रिकरण और भागीदारी को लिया जाता है। तो ये भी आपका राइट है कारण, लेकिन यहाँ पे यह इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 2 है। अगला देख लिया जाए, जियोपॉलिटिक किसने सृजित किया, यानी जियोपॉलिटिक जो शब्द है वो किसने दिया। हाउसहोफर ने, जेलन ने, हेस ने, स्पाइकमैन ने। अब यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह है जेलन। क्या है, जेलन ने। कहीं पे केलन मिल जाएगा, कहीं पे के जेलन मिलेगा। तो जियोपॉलिटिक जो वर्ड है, रुडोल्फ केजुलिन इनका पूरा नाम है, स्वीडिश ज्योग्राफर हैं, जिसका आधार इन्होंने राज्य, एक जीव और उसका नियम बताया। जर्मनी से जो जियोपॉलिटिक्स से जुड़ा है और इससे जो संबंधित जर्मन ज्योग्राफर हैं मॉन्टेस्क्यू, हेगल हैं। रैडजिल ने 1897 में पॉलिटिक्स ज्योग्राफी लिखा और इन्हें राजनीतिक भूगोल का भी जनक माना जाता है। जबकि जर्मन में भू राजनीति की जो विचारधारा थी उसको हाउसहोफर ने जन्म दिया था। चूँकि हाउसहोफर क्या थे, जर्मन में सेना अधिकारी थे और इनका विचार प्रस्तुत करने के लिए राज्य के लिए स्थान यानी स्पेस की आवश्यकता थी। और अपनी विचारधारा को विस्तृत व्याख्या हाउसहोफर ने अपनी पुस्तक जिट्सचिफ्ट फॉर जियोपॉलिटिक, ये आपका जर्मन भाषा में लिखा गया है, जिसका प्रकाशन 1924 में उन्होंने किया। आगे मैकेंडर आते हैं। मैकेंडर का जियोग्राफिकल पीरियड ऑफ हिस्ट्री है, डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी है मैकेंडर की। ज्योग्राफी ऑफ पीस स्पाइकमैन की है। सी फ्लोर स्पीडिंग किसकी है, हैरियस की क्या है, सी फ्लोर स्पीडिंग है। तो इसमें देखिए हम लोगों ने 50 प्रश्नों को देखा। अब आगे 51 से लेके 75 देखेंगे थर्ड पार्ट में। तो इस तरह से लगभग ये आपका काफ़ी टाइम का हो गया वीडियो, 53 मिनट का। फिर भी यदि आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो मान के चलिएगा कि आगामी परीक्षा में 2 प्रश्न तो आपको सेम टू सेम मिल जाने हैं, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, इस एक्सप्लेनेशन को भी अगर आप फोकस करेंगे तो काफ़ी प्रश्न आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।